जो इस संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये 3 और 4-5% ये देश इनके बाप का नहीं है। ये देश इन्होंने नहीं बनाया है। इसमें लाखों करोड़ों लोगों की मेहनत है। ये देश को बनाने में मुसलमान, दलित और पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। ये देश में यदि संविधान बदलेगा तो इस देश के ये टुकड़े करने का काम कर रहे हैं। कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, जब कोई आदमी मुस्लिम राष्ट्र की बनाने की बात करता है, बौद्ध राष्ट्र बनाने की बात करता है, खालिस्तान बनाने की बात करता है, तो उनको जेल के सीखों में भेज दिया जाता है, उन पर NSA लगता है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उन पर न मुकदमा चलता है, न उनके खिलाफ FIR होती है, न उनको जेल में डाला जाता है। क्योंकि जब ये भारत राष्ट्र है, इंडिया है, तो इसको बदलने का मतलब क्या है? ये कोई ऐसे नहीं बन गया। इसको बहुत से लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू ने और राजगोपालाचार्य ने और डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ा सोच समझकर ये नाम दिया था। और ये देश धर्मनिरपेक्ष है। ये देश कोई किसी के धर्म ग्रंथों से नहीं चलेगा। ये देश किसी के धार्मिक ग्रंथों से नहीं चलेगा। ये देश जो है हिंदू ग्रंथों से नहीं चलेगा, बौद्ध ग्रंथों से नहीं चलेगा, ये देश ईसाई ग्रंथों से नहीं चलेगा, बाइबल से नहीं चलेगा, कुरान से नहीं चलेगा, मुसलमान के उससे नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए भारतीय संविधान से चलेगा। और जब तक यहाँ संविधान जिंदा है तो ये देश जिंदा है, और संविधान जिंदा है तो यहाँ पर बहुजन समाज और पिछड़ा वर्ग और मुसलमान यहाँ पर स्वाभिमान के साथ रह सकता है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर होगी, मनुस्मृति के आधार पर होगी। मनुस्मृति का जब लागू होगा तो यहाँ पर केवल कुछ लोगों का वर्चस्व होगा, बाकी लोगों को शिक्षा देने का अधिकार, शस्त्र रखने का अधिकार, धन रखने का अधिकार खत्म हो जाएगा। और जो चौथी पीढ़ी का आदमी है, जो चौथी सिद्धि का आदमी है, जो शूद्र, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए जो लोग अशूद्र पढ़ लिख कर, बैकवर्ड आज पढ़ लिख कर जज बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, और इस देश को चलाने की संस्था में शामिल हो रहा है। और 135 लोग रिजर्व सीट से चुनकर वहाँ पार्लियामेंट में जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि संविधान ने शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन दिया है, पॉलिटिकल। लेकिन ये बेईमान लोग, ये झूठे लोग वहाँ पर केवल ऐसो आराम करते हैं और टीवी और बीवी के साथ रहते हैं। ये लोग AC में रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कल संविधान खत्म होगा, तुम 135 लोग पार्लियामेंट में कैसे पहुंचोगे? तुम विधानसभा में कैसे पहुंचोगे? विधानसभा में भी नहीं पहुंच सकते। तुम्हारा एक प्रधान भी नहीं बन सकता, तुम्हारा एक जिला अध्यक्ष भी नहीं बन सकता। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि संविधान को बदलने की बात मत करो। जो संविधान को बदलने की बात करता है वो इस देश को तोड़ने की बात करता है, संविधान को बदलने की बात करता है, इस देश को टुकड़े करने की बात करता है। मैं कहता हूँ देवकी नंदन को, धीरेन्द्र शास्त्री को, परमहंस दास को जेल के सीखों में डाल देना चाहिए। अभी एक बात स्टालिन ने कहा था, क्या नाम है? उदयनिधि। उसने कहा था, उसने जो कुछ भी कहा है सही कहा है, और हम उसके साथ हैं अंतिम दम तक, क्योंकि उसने कोई गलत बात नहीं की है। परमहंस दास उसको सर काटने के लिए 10 करोड़ रुपया देता है। अरे झूठे लफंगे, अरे बेईमान, तुम धमकी देकर, भभकी देकर, ये गीदड़ भभकी देकर किसको डराना चाहते हो? तुमसे कोई नहीं डरने वाला है। पुरानी पीढ़ी के, नई पीढ़ी के लोगों में अंतर है। आज हम सीने पर गोलियां भी खाएंगे, आज मरेंगे भी, और हम अपने अधिकारों के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए हम अपने जीवन को उत्सर्ग करेंगे। मरने का कोई गम नहीं है, जेल जाने का कोई डर नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम किसी बहन बेटी को बुरा नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम अपने आत्मसम्मान के लिए और देश के सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए यहाँ के करोड़ों लोग अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। BJP की गवर्नमेंट आई है तब से बहुत नाटक हो रहा है, बहुत जुमलेबाजी हो रही है, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कभी संविधान बदलने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी इंडिया को बदलने का एक्सपेरिमेंट करते हैं।
कभी आरक्षण को ख़त्म करने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी एट्रोसिटी एक्ट को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं। SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने का काम किया। हमने राष्ट्रपति से लेकर गृह मंत्री और गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लेटर लिखे, लेकिन इस सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी। हमने कहा मान जाओ, इतना भयंकर आंदोलन होगा कि तुम थर-थर कांपोगे। जब आंदोलन हुआ 2 अप्रैल 2018 को, तो सारे देश में आंदोलन हुआ और आंदोलन इतना भयंकर हुआ कि सारा देश जलने लगा और जलने के साथ साथ हमारे 14 बच्चे शहीद हुए। सवाल शहीद होने का नहीं है, सवाल स्वाभिमान का है, सवाल आत्मसम्मान का है, सवाल देश को बचाने का है। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, देवकी नंदन जी और परमहंस दास जी, ये संविधान को तोड़ मरोड़ कर यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट कर ये अपनी तानाशाही नीतियों को लागू करना चाहते हैं। जिस तरह 2G मामले में मीडिया को इन्होंने बाहर किया या विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों को नहीं बोलने दिया गया, उनको प्रेस संबोधन नहीं करने दिया गया, ये एक तानाशाही की ओर है सरकार। जहाँ तक वन रैंक वन इलेक्शन की बात है, वो भी तानाशाही का पार्ट है। हाँ, 2 बार चुनाव भारत के अंदर हुआ है जो जवाहरलाल जी ने एक साथ कराया, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ, विषय और मुद्दे अलग अलग होते हैं हर राज्य के। कहीं सरकार गिर जाती है, कहीं सरकार 5 साल चल जाती है। तो ये हमारा जो भारत सरकार है, ये आज की मोदी सरकार, उसको भविष्य में होने वाली जो घटनाक्रम है राजनीतिक, उसको किस रूप से देखेगी और किसको कैसे, क्या अगर किसी राज्य की सरकार गिरती है, क्या उस समय के चुनाव होने तक का इंतजार करेगी? क्या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रखेगी लोकसभा चुनाव तक के लिए? क्या ऐसे में विकास कार्य होना उचित होगा? नहीं होगा, क्योंकि विकास कार्य प्रभावित होगा। जो G20 हो गया है, सफल हो गया है देश में, क्या लग रहा है कुछ जो देश आगे बढ़ेगा, इससे कुछ आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा, देश तरक्की करेगा? देखिए, इससे जो मुद्दे होने चाहिए थे वो जनता के बीच जाने चाहिए थे। भारतीय मीडिया विदेशी मीडिया को दूर रखा मेहमानों से, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और विदेशी मेहमानों को जो भी बीच में जिन देशों के साथ हमारे समझौते हुए, चाहे वायु को हुए, चाहे जलवायु को हुए, चाहे रोड के हुए, चाहे कॉरिडोर के हुए, चाहे चिकित्सा को लेकर हुए, वो जनता के सामने आना चाहिए था। ये इससे जनता को, भारत की जनता को उपेक्षित रखा गया, क्योंकि ये 2G भारत के पैसे का निवेश हुआ है, हज़ारों करोड़ हुआ है, देश को बताना चाहिए था। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस न करी विदेशी मेहमानों के साथ में। देखिए, मोदी जी को अनुभवहीनता का ज्ञान है, अनुभव बिल्कुल नहीं है किस तरह जनता के साथ संबोधन करना। उन्हें तो सिर्फ एक ही संबोधन आता है, चुनावी मूड। वो जब भी माइक के सामने जाते हैं वो चुनावी मूड में जाते हैं और उसे सोशल, क्योंकि हमारी कंट्री सोशल वेलफेयर कंट्री है। लेकिन जब G20 हुआ, ये 3-4 दिन पूरा जो शहर में सब कुछ मेहमान रहे, तो उस दरमियान जो है सड़कों पे जो दुकान लगाते रेहड़ी पटड़ी वाले लोग, आम आदमी, वो दुकान नहीं लगा सके। उनका किस तरह से जीवन चला है? क्या कुछ आपने किससे बात करी? देखिए, जब इस तरह के आयोजन होते हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है। चूँकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, उनकी सुरक्षा देना भी हमारा कर्तव्य है। अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो वो भी शर्म की बात है। रेहड़ी पटरी वालों को अगर 1-2 दिन की परेशानी हुई है, उसके लिए सरकार को खेत बोलना चाहिए और उसकी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। लेकिन कुछ मकान भी तोड़े गए हैं, कहीं पर जो पॉलीथीन लगाई गई है, गरीबों के मकानों के आसपास दीवारें लगा दी गई। देखिए, जब गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर आए थे तो इन्होंने गरीबी बस्तियों के साइड और रोड के किनारे बड़े बड़े तिरपाल लगवा दिए थे ताकि गरीबों को दिखाई नहीं। इनकी पुरानी योजना है। अगर दूसरे देशों को पता चलता कि भारत की राजधानी में आज भी गरीब हैं जो कि झोंपड़ी में रहते हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन उठते और अगर वो यहाँ का सही आईना दिखाते तो भारत की योजनाओं को और भी सोशल वेलफेयर जैसे आवास योजना है, अन्य योजना है, गरीबी उन्मूलन को
की योजनाओं को बल मिलता, इन्होंने गरीबी छुपाकर, मलियन बस्तियों को छुपाकर ये अच्छा काम नहीं करा और उससे विकास और बाधित होगा।